कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों, जामुन का पेड़। तो बच्चों, सरकारी तंत्र की कार्यों को टालने और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बहुत ही कष्टपूर्ण और कार्य की प्रगति में बाधक होती है। कई बार तो यह बहुत बड़ी हानि का कारण भी बन सकती है या बन जाती है। प्रस्तुत पाठ में इसी प्रवृत्ति को बड़े ही अभिनय ढंग से दर्शाया गया है। आइए इस जानकारी को भी ले लेते हैं। तो बच्चों, रात को जोर का झक्कड़ चला, सेक्रेटरिएट ने लॉन का पेड़ गिर पड़ा। सेक्रेटरिएट के लॉन यानी कि जो बहुत बड़ा बगीचा था, उसके लॉन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं इसके फल झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला, यानी कि वो रोने के अंदाज में बोलने लगा, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया, हाँ यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरा वह कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूं, दबा हुआ आदमी कराह कर बोला। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, यानी कि बड़े आश्चर्य के साथ उसने कहा, जिंदा है? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल है, माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे, यानी कि वह आदेश दें तो निकाले। हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गए, डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन निकल गया, यानी कि बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल व्यापार विभाग के पास वापस भेज दी। ये समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि मामला हम लोग हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई तो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारी सरकार विभाग वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, यानी कि कितनी तरक्की हो गई है प्लास्टिक सर्जरी की। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है, इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, यह तो माना कि तागफल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाओगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला।
दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को थोड़ी देर में खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटरिएट का लान भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। यह सूचना सेक्रेटरिएट तक पहुंची तो कमेटी ने फैसला किया, क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो, यानी कि किस उपनाम से लिखते हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या वही ओस हो जिनका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ? दबे हुए कवि ने हुंकार में सर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसे भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे यहां से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आया और उस आदमी से बोला, चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, तभी वो आदमी ने करहारते हुए कहा। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूं, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सेक्रेटरी बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला है, कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसलिए इसके लिए हमने फॉरेंस डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेंस डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेंस डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश से हुक्म आया कि पेड़ को ना काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल उसके पास लेकर पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव थी, निर्जीव यानी कि मृत थी, और चींटियों की लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। तो कृष्ण चंद्र द्वारा लिखा गया अध्याय बताता है कि किस तरह भ्रष्टाचार का माया जाल चारों तरफ फैला हुआ है। इंसान के जीवन से ज्यादा जरूरी फाइलों का आदान प्रदान हो गया है। आइए बच्चों, अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, रात को जोर का झक्कड़ चलने पर क्या हुआ? रात का जोर का झक्कड़ चलने से जामुन का पेड़ एक आदमी के ऊपर जा गिरा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। वाक्य है, सबसे पहले किसने देखा कि पेड़ के नीचे आदमी दबा पड़ा है? क्लर्क ने, चपरासी ने, माली ने, सुपरिटेंडेंट ने। तो डी, माली ने देखा था। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दोपहर के खाने पर दबे आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिए। ग, किसने किससे कहा, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। ठीक है, तो किसने कहा? तो क्लर्क ने दूसरे क्लर्क से कहा। इसी प्रकार बाकी के किसने किसने कहा, ये आप खुद भरेंगे। घ में एक गद्यांश दिया गया बच्चों, इस गद्यांश को आप 2-3 बार पढ़ेंगे। इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं जो इसी गद्यांश के अंदर से आपको उत्तर मिल जाएंगे। आगे के प्रश्न है ड, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ के नीचे एक आदमी को दबा देखकर माली ने क्या किया? मिनटों में वहां क्या हो गया था? पेड़ के नीचे एक आदमी को दबा देखकर माली ने सबको सूचित किया और मिनटों वहां पर भीड़ जमा हो गई। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं कीजिए। कल्पना की उड़ान में प्रश्न है, कृषि विभाग के क्या कार्य होते हैं? कृषि विभाग का कार्य होता है पेड़ों की देखभाल करना, उन्हें कटने से बचाना। भाषा की बात, इसमें प्रश्न है 4-4 शब्द लिखकर तालिका पूरी करिए। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इसमें 4-4 शब्द आपने लिखने। शुद्ध रूप लिखिए, तुम मेरे पास बैठ, तुम मेरे पास बैठो। बाकी के शुद्ध रूप आप स्वयं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फलदार, हमें फलदार वृक्षों को अपने आसपास लगाना चाहिए। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए। मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग कीजिए। रसीली, रस जमा ईली। ठीक है, तो चलिए बाकी के मूल शब्द और प्रत्यय स्वयं अलग कीजिए। अगला है, अंतर समझते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पता और पता, मुझे मेरे घर का पता पता है, और पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया।
इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें आप। विषय संवर्धक गतिविधियों में बच्चों आपको प्रस्तुत कहानी में सरकारी विभागों की जो लापरवाही बताई गई है उस पर प्रकाश डालना है, और यदि उस कवि के स्थान पर कोई नेता या उसके परिवार का अन्य सदस्य होता तो क्या होता, इस बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने विचार जरूर लिखिएगा। आइए लेखक परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, कृष्ण चंद्र हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका जन्म 23 नवंबर 1914 को पंजाब के वजीराबाद, जो पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। वे प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख लेखक थे और उनकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं, समाज की असमानताओं और शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। कृष्णचंद्र की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से गधे की आत्मकथा, कागज के फूल, रंगीला, गांधी, हम, विचारे लोग और चुनाव का टिकट शामिल है। उनकी लेखनी में व्यंग, करुणा और सामाजिक यथार्थ का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से गरीबों, मजलूमों और हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा को व्यक्त किया है। उनका लेखन सरल लेकिन गहरे अर्थों से परिपूर्ण था, जो पाठकों को समाज को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। कृष्णचंद्र ने रेडियो, नाटकों और फिल्मों के लिए भी लिखा, जिससे वे बहुमुखी लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। 8 मार्च 1977 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी समाज में प्रासंगिक है और साहित्य जगत में अमिट स्थान रखती हैं। तो ये थे बच्चों लेखक इस पाठ के कृष्णचंद्र, जिन्होंने देश के अंदर अनेक समस्याओं को उजागर करने वाले ऐसे ही अध्याय लिखे हैं। इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है कि किस तरह हम फाइलों के खेल में फंस जाते हैं, लेकिन समस्या का अंत नहीं होता। हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, समस्या का अंत करने पर विचार करना चाहिए, ना कि काम को टालना चाहिए, जो किस अध्याय में बताया गया। तो बच्चों, आप भी इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा, काम को टाले नहीं और उसका समाधान खोजें। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो में जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की चीज़ें, विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अन्यतता साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, अर्थात अपने आप को हम बहुत बड़ा समझते हैं, उसके मद अर्थात उसकी मदहोशी में हम जो करते हैं वह कितना तुच्छ और अस्थायी